नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बहुत ढेर सारे बच्चों ने कमेंट किया कि भैया एसएसटी का वीडियो लाइए, एसएसटी आप कंप्लीट करवा दीजिए, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप बता दीजिए। तो भैया देखिए, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, है ना, और इसलिए मेरा नाम भी बायोअमन है, आप लोग जानते ही हैं। और अब आप लोगों की इतनी ढेर सारी डिमांड के बाद मैं एसएसटी ले आया हूँ। और आज इस वीडियो में हम लोग जो इतिहास है, ठीक है, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के जो जितने भी चैप्टर हैं ना, तीनों चैप्टर, उन सभी तीनों चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो आप दिल से बताना, ये वीडियो को देखने के बाद, है ना, अभी आप जब देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको खुशी हो रही है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, बताइए। इसमें पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। तो आप लोगों ने देखा है कि आप लोग बहुत परेशान थे कि भैया हिस्ट्री पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ। तो मैंने हिस्ट्री पढ़ाया आपको, मैंने आपको पढ़ाया यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में, है ना, कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से हुआ, पूरी कहानी आपको सुनाई। इसमें मैंने आपको नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी भी सुनाई, बताइए। और जितने भी लोग अभी तक यूरोप में राष्ट्रवाद का वीडियो नहीं देखे हैं, वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करें, बताइए। आज का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन शुरू करें। तो मैं आप यहाँ पर लेकर के आया हूँ क्वेश्चन बैंक, ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन बैंक से मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, अपने मन से आप कितना पढ़ पाते हो, कितना आप समझ पाते हो, ये तो आपकी समझ पर निर्भर करता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कितना समझ पाओगे, वो मेरे द्वारा बताए गए शब्दों पर, मेरे द्वारा बोले गए या मेरे द्वारा पढ़ाए गए तरीके पर निर्भर करेगा। तो इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे, मैं पूरी समझो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा ना, आप बहुत कुछ सीखोगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब बोलोगे भैया कर दिए, कर दो। चलो, पहला आपसे पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, पहला ही क्वेश्चन, निरंकुशवाद क्या होता है। निरंकुशवाद क्या होता है। तो जब निरंकुशवाद की बात की जाए तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर या जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता, है ना। ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर कोई भी अंकुश नहीं होता है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं तानाशाही सरकारें, ठीक है। किसकी सरकारें? तानाशाही सरकारें निरंकुशवाद कहलाती, जो अपनी मनमानी करती हैं, जो जनता के बल पर काम नहीं करती हैं, जनता की कुछ नहीं सुनती हैं, अपनी सुनती हैं। उनको जो समझ में आता है वो वही करती हैं। अगर वो बोल दिए ये सत्य है तो तुम भी बोलो ये सत्य है, ठीक है। ऐसी सरकारें होती हैं निरंकुशवाद। जो ऐसी जहां पर ये होता है उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। तो डिफिनीशन क्या लिखोगे कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता। अगर उसकी सत्ता है तो उस पर कोई, किसी का कोई अंकुश नहीं होता। जैसे मोदी जी हैं, और अगर आज मोदी जी अपने मन का करने लग जाएं और आम जनता कुछ भी ना कर पाए उनका, आम जनता के बोलने से, आम जनता के विरोध करने से भी मोदी जी कुछ ना डरे, आम जनता को पीटे मारें, ठीक है, मार डालें, बिल्कुल जेल में बंद करके आग लगा दें, कुछ ना सुने, वो जिनको जो समझ में आ रहा है वो वही किए जा रहे हैं, तो वो होती निरंकुशवाद, ठीक है। ऐसी सरकारें निरंकुशवाद सरकारें कहलाती हैं। लेकिन आज मोदी जी जनता के घेराव में हैं, जनता जो कहती है, जो डिसीजन लेती है, वैसा ही वो करते हैं, है ना। तो इसमें लिखोगे कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है, यह केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं, ठीक है। केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित, इनकी खुद की सेना होती है। ज्यादा खुराफात किए तो पिटवा देंगे, वही सेना से मरवा देंगे,
है ना, और ये दमनकारी सरकारें होती हैं। ठीक है, ये है आपका निरंकुशवाद। यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है रूढ़िवाद, है ना, रूढ़िवाद। अभी एक यूट्यूब चैनल है और उस चैनल पर मैं देख रहा था, सिर्फ इन्हीं दोनों डिफिनीशन को वो टीचर बता रहे थे, है ना, इन्हीं दो डिफिनीशन को, निरंकुशवाद क्या है और रूढ़िवाद क्या है। 4-5 मिनट का वीडियो था और बताए थे, उसमें ढेर सारे व्यूज़ पड़े थे, व्यूज़ करीब 36-37 हज़ार करके व्यूज़ थे उसमें, है ना। अभी इस वीडियो में देखना 100-150 व्यूज़ जाके रुक जाएंगे, तुम ही लोग रोक देते हो, है ना। तो देखो रूढ़िवाद क्या होता है, इसमें आप लिखना चाहेंगे तो समझते हैं क्या होता है कि ऐसी राजनीतिक दर्शन, क्या है कि ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपराओं, रिवाजों और स्थापित संस्थाओं पर बल देता है। ठीक है, परंपराओं, रिवाजों और जो स्थापित जो संस्थाएं हैं जो उन पर बल देता है। ठीक है, यह तीव्र परिवर्तन की उपेक्षा करते हुए धीरे धीरे परिवर्तन को प्राथमिकता देता है। ठीक है, तीव्र परिवर्तन की तो उपेक्षा करता है लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन को प्राथमिकता देता है, रूढ़िवाद कहलाता है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद इसमें एक चीज और मुझे बताना था और वो है राष्ट्रवाद, क्योंकि ये राष्ट्रवाद चैप्टर ही है तो राष्ट्रवाद पढ़ना जरूरी है ना। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद डिफिनीशन क्या है देखना अभी, कि वह भावना अथवा विचारधारा, आप यदि भारत की बात की जाए, आप भारत के हैं, तो जब भारत की बात आती है तो एक अलग ही भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है, एक अलग ही विचारधारा आ जाती है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है कि वह भावना अथवा विचारधारा जिसके माध्यम से जनता में, क्या होता है कि जिसके माध्यम से जनता में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण संभव हुआ है, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, जिससे जनता में सामाजिक, राजनैतिक, ठीक है, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक एकीकरण, ठीक है, आर्थिक एकीकरण संभव हुआ है, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, है ना। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, किसी को आता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। यहां पे बोला जाता है कि पूछा जाता है कि बताइए इंग्लैंड की गौरवमयी जो क्रांति थी वो कब हुई थी। तो इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति अगर बोला जाए इंग्लैंड, तो वो हुई है 1688 में, सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड 1688 में। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए नेपोलियन का पतन और वियना संधि कब हुआ, तो 1814 से 1815 के बीच नेपोलियन का पतन हुआ, नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और इस पर जो संधि हुई थी उस संधि को बोलते हैं वियना संधि। क्या बोलते हैं, वियना संधि। 1814 से 1815 के बीच ये हुआ था। ठीक है, फिर देखो आपसे बोला गया वो बताइए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1866 से 1871 के बीच, 1866 से 1871 के बीच जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, ये डाटा है, ये कैलकुलेशन है, इनको याद करना होगा, है ना। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। किसका, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, फिर अगर आप कहें तो मैं आपको फ्लो चार्ट एक बनाया गया है, बना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का, ऐसे ही कहानी की तरह सुनते हैं। देखो सबसे पहले यूरोप, जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, है ना, तो इसी तरह एक यूरोप है, एशिया है, ऐसे ऐसे मतलब महाद्वीप हैं। ठीक है, तो यूरोप में क्या होता है
कि सबसे पहले यूरोप के अंदर ब्रिटेन देश आप लोगों ने सुना है, ब्रिटेन, है ना। तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद होता है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं ब्रिटेन का राष्ट्रवाद, ठीक है। बात है 1688 की, कब की? इंग्लैंड जिसको ब्रिटेन, ठीक है। तो अब देखना ब्रिटेन में राष्ट्रवाद क्या होता है कि सबसे पहले यूरोप में जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, 1688 ईस्वी की महान क्रांति के उपरांत, ठीक है, 1688 में एक महान क्रांति हुई जिसमें राजा की शक्ति कमजोर हो गई, है ना। राष्ट्रवाद क्या है? मतलब राजतंत्र को हटाना और प्रजातंत्र स्थापित करना, है ना। यानी कि जो राजा की मनमानी चल रही है उसको हटा देना और प्रजातंत्र का स्थापित करना, वो होता है राष्ट्रवाद, ठीक है। तो 1688 में ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ कि राजतंत्र को हटा दिया गया, राजा को मार के भगा दिया गया, बोला तुम चुपचाप कट लो यहां से, है ना, दिखाई मत देना, और प्रजातंत्र लगा दिया गया, ठीक है। प्रजातंत्र की प्रक्रिया वहां पर मजबूत हो गई। देखा गया कि ब्रिटेन में 1265 ईस्वी में ब्रिटेन पार्लियामेंट की स्थापना हो गई थी। कब? 1265 ईस्वी में ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट की स्थापना हो गई थी। सोचो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट कब बन गई थी भैया? 1226 में ही बन गई, लेकिन वहां राजा राज करता था। 1688 की गौरवमयी क्रांति के बाद ही वहां पर राष्ट्र वो आया, है ना, प्रजातंत्र आया, लोकतांत्रिक देश हुआ वो। नहीं, इसके पहले वहां पर राजा राज कर रहा था। तो 1265 ईस्वी में ब्रिटेन पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी। प्राचीन काल में यह देश रोमन राज्य के अधीन था, ठीक है। जो प्राचीन काल में जो यह देश था वो किसके अधीन था? तो रोमन राज्य जो थे वही लोग इस देश पर कब्जा किए थे, ठीक है। जब ब्रिटेन आजाद हुआ तो यूरोप के कई देशों में फिर लगने लगा कि भैया अब राजा को हटाते हैं। राजा बहुत तानाशाही करता था, पीटता था, मारता था, डरवाता था, धमकाता था। फिर शुरू हुई कहानी कहाँ की? फ्रांस में। तो ब्रिटेन के बाद सीधे बात आती है 1789 ईस्वी में, ठीक है। कब बात आती है? तो वो आती है 1789। क्या होता है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति में लुई 16वें के शासन का अंत हो गया, ठीक है। जो लुई 16वां जो शासन कर रहा था उसका अंत हो गया, और 1830 में फ्रांस की राज्य क्रांति में बुर्बो वंश के शासक का अंत हुआ और संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ जिसका शासक लुई फिलिप था, ठीक है। कौन था? लुई फिलिप। जब फ्रांस में राजतंत्र खत्म हुआ तो उसका जो शासक था, जब खत्म हुआ अंतिम में ना, तो वहां का शासक लुई फिलिप था, ठीक है। तो 1848 ईस्वी में, कब? 1848 ईस्वी में, 48 ईस्वी में राज्य क्रांति में उसके शासन का अंत हो गया। इसके बाद फ्रांस में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, ठीक है। तो 1848 में राज्य क्रांति का अंत हुआ और इसके बाद ही फ्रांस में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 से 1848 के बीच में फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो फ्रांस के अंदर गणतंत्र की घोषणा, क्वेश्चन है, फ्रांस के अंदर गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई, ठीक है। फ्रांस के बाद अब आता है इटली की बारी। पहले ब्रिटेन आजाद हुआ, फिर फ्रांस आजाद हुआ, अब इटली बोला भैया भैया मैं भी आजाद हूंगा। तो इटली में क्या होता है कि इटली के एकीकरण के पहले इटली 7 राज्यों में विभाजित था, ठीक है। इटली जो था वो 7 राज्यों में विभाजित था। कावूर ने 1859 में ऑस्ट्रिया की ओर 1860 में स्पेन को हरा करके, कब? तो 1860 में स्पेन को हराकर इटली के क्षेत्रों को शासन से मुक्त कर दिया, है ना।
और 1870 पर रोम पर आक्रमण के साथ ही इटली की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो 1859 से 1870 के बीच क्या हुआ? तो वो हुआ इटली का एकीकरण। ठीक है, यहां पर कावूर का नाम याद रखना। ठीक है, तो ये था इटली का एकीकरण। इटली के बाद आता है अन्य, जैसे रूस है, ऑस्ट्रिया है, यूनान है, बेल्जियम है, इन सभी देशों का एकीकरण होता है। फिर जर्मनी का एकीकरण होता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछते हैं, एकीकरण को हटाते हैं भाई, बहुत एकीकरण हो गया। ठीक है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है कि इनमें से फ्रांस की नगर संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, नेपोलियन संहिता नेपोलियन संहिता का उदय कब हुआ? है ना, नेपोलियन संहिता। तो देखो, नेपोलियन संहिता अगर की बात की जाए तो नेपोलियन संहिता 1804, ठीक है, 1804 में इसका उदय हुआ। एक ज्योत्सफे मेजनी थे। कौन से थे? ज्योत्सफे मेजनी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो यहाँ पर यंग इटली सोसाइटी बनाई गई थी। इसमें लोगों को भरा गया था, है ना, लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक किया गया था। इसको कौन किया था? ज्योत्सफे मेजनी इसके संस्थापक थे। किसके? यंग इटली सोसाइटी के। तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है? वो है जोसेफ मेजनी। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1848 के बाद 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हो गई। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। ठीक है, कब? तो ये क्या है? तो ये फ्रांस की क्रांति है। ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, बताइए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले फ्रांस से हुआ था। कहां से? फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्रवाद का प्रारंभ। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इटली का एकीकरण में, इटली के एकीकरण में किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण, तो आपने सुना होगा गैरीबोल्डी का नाम। तो गैरीबोल्डी, जिसको बोलते हैं जोसेफे गैरीबोल्डी, तो जोसेफे गैरीबोल्डी के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण हुआ है। नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। यहां पर मैंने आपको बताया कि 1804 में नेपोलियन संहिता लगाया। नेपोलियन एक अच्छा, महान और बहादुर शासक था, है ना, वो काफ़ी चीज़ें हटा दिया था, बहुत अच्छा शासन कर रहा था। लेकिन 1814 से 1815 के बीच नेपोलियन को बंदी वगैरह बना लिया गया, उसको राजा जो था उस पद से हटा दिया गया, है ना। नेपोलियन अल्पास पर्वत को लांग गया था, पार कर गया था, है ना। और ऐसे वैसे व्यक्तियों का नाम नहीं गिना जाता है भैया, जो लोग जीवन में रियलिटी में बड़ा करते हैं, सच में उन्हीं का नाम गिना जाता है। उनमें से एक है हमारे नेपोलियन, है ना। बोलता है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो आप लोगों ने बोला हाँ भैया जर्मनी का तो एकीकरण हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दोगे? तो ऑटो वान बिस्मार्क। अगर जर्मनी नाम आए, कौन सा नाम? जर्मनी, तो आपके जहन से एक नाम आना चाहिए, कौन सा? ऑटो वान बिस्मार्क। ठीक है, यही नाम आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नारी, हाँ एक चीज और, उदारवाद क्या होता है? उदारवाद की बात हुई यहाँ पे। राष्ट्रवाद, उदारवाद, जिसको बोलते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, इसको लिबर वर्ड से संबोधित करते हैं। इसका लिबर का मतलब होता है आजाद। क्या होता है? इसका मतलब होता है आजाद, स्वतंत्रता। तो उदारवाद पता है क्या होता है? उदारवाद, उदारवाद मतलब नए मध्य वर्ग
के लोगों के लिए जो उदारवाद का मतलब था वो था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ठीक है, लिबरिज्म का मतलब था, लिबर वर्ड उदार। तो उदारवाद का मतलब क्या था कि सभी व्यक्ति को आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी और कानून के समक्ष सबको बराबर रखा जाएगा। ठीक है, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई और कानून बनाया गया है। अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे लिए कोई और कानून है, अगर तुम अमीर हो तो तुम्हारे लिए बड़ा वाला अच्छा वाला कानून है। ऐसा नहीं है। कानून मतलब सेम, जुर्म मतलब जुर्म है। तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, कुछ भी हो, किए हो तो भुगतो अब। ठीक है, ये था। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, देखिए यहां से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछता है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। कहानी की तरह सुन लो। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक थे। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 से 1855 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। ठीक है, कब? 1799 से 1815। 1799 से नेपोलियन राज करने लगे थे। ठीक है, और 1815 तक राज किए थे और उनके जो नेतृत्व में पूरा यूरोप प्रभावित हुआ था। ठीक है, उनके कुछ प्रमुख सुधार हैं। पहला सुधार है शासन संबंधी सुधार। शासन संबंधी सुधार में नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, यानी कि जो उनकी शासन व्यवस्था थी वो प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। ठीक है, उसने शासन का एक सेंटर पॉइंट बना दिया, केंद्रीकरण कर दिया। सेकेंड पॉइंट आता है उसने आर्थिक सुधार क्या क्या किए नेपोलियन ने। तो नेपोलियन का आर्थिक सुधार देखते हैं कि नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेरिस में नेपोलियन बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। और क्या किया देखो, मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कानून लगाया, आदि पर कर लगाया, मजदूरों का वेतन निश्चित कर दिया और जो चोर बाजारी थी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी, इसको समाप्त किया गया। अब मजदूरों का वेतन निश्चित कर दिया गया। बहुत अच्छा काम किया। तीसरा पॉइंट था धार्मिक सुधार। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करने का प्रयत्न किया नेपोलियन। ठीक है, राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। जब नेपोलियन शासन में था तो बता दिया कि राज्य की तरफ से जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है वो अपने धर्म को माने, उसको स्वतंत्रता है, उसको आज़ादी है कि वो अपने धर्म को बिल्कुल आराम से करे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर नेपोलियन ने न्याय संबंधी सुधार किए, सबके समक्ष कानून बराबर किया और न्याय को बिल्कुल वो कर दिया। ठीक है, इसे नेपोलियन जब न्याय संबंधी सुधार किए तो इसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसने नेपोलियन विधि संहिताओं का निर्माण कराया जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। और नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक स्थायी देन थी। ठीक है, फिर नेपोलियन ने शिक्षा संबंधी सुधार किए, पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। ठीक है, नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ पेरिस की स्थापना और पेरिस के अंदर, ठीक है, एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी नेपोलियन ने किया। मतलब बहुत आगे का सोच रहे थे। कब के जमाने की बात है देखो, 1815 की बात है, 1814-15 की बात है। नेपोलियन जब थे तब वो इतना सोच रहे थे। और आज के व्यक्ति का थॉट देखो, आज आप अपना थॉट देखो, कितना थॉट है, क्या सोच रहे हो आप आज? आज आप क्या सोच रहे हो? आज आपके विचार क्या चल रहे हैं? बताइए, क्या आप कभी रुक करके सोचे हो अपने विचारों के बारे में? क्या सोचे जा रहे हो, क्या सोचे जा रहे हो इन फ्यूचर, आपको क्या करना है? तो समय रुका हुआ है अभी। ठीक है, सोच लो अभी, अभी सोच लो, फिर समय चल दिया। यानी कि मैं जो बताना चाह रहा हूं कि समय कभी नहीं रुकेगा।
समय हमेशा चलता रहेगा, टिक 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 टिक, कभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए जो करना है समय रहते कर लो, और नहीं समय निकल गया ना तो याद रखना बहुत बुरा होगा। तो ये था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझे उम्मीद है मैं आपको बता दिया हूँगा, है ना। बाकी यहाँ पे भाई बड़े बड़े क्वेश्चन भरे पड़े हैं, और है ना, अगर इनको देखो, जैसे जैसे है ज्योत्सफे मेजनी के बारे में लिखने को आ गया, तो देखो आप पढ़ते हैं ज्योत्सफ मेजनी कौन थे। ज्योत्सफ मेजनी मेत्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। कौन? ज्योत्सफे मेतनी एक इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जोनोवा में हुआ था। कहाँ पे? 1807 में जोनोवा में हुआ था। कहानी की तरह बस सुनते जाना है बस। और यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। ठीक है, याद रखना, कार्बोनारी। कौन सा? कार्बोनारी के गुप्त संगठन का ये सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। इसे तो पूरे देश से ही बहिष्कृत कर दिया गया। बोला देश के अंदर आए तो फिर खत्म तेरा, है ना, देश में नहीं घुस पाएगा ये। तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला है मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। ये जो क्रांतिकारी था ज्योत्सफे मेत्सिनी, ये एक ऐसा क्रांतिकारी था जो राष्ट्रवादी था, है ना, और लोगों को भी तैयार कर लेता था, युवाओं को अपने संगठन में जोड़ता था कि भैया जुड़ो, और ये राजतंत्र को हटाते हैं, प्रजातंत्र स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये जोड़ता गया और काफ़ी ज़्यादा संगठन बनाए। इससे सरकारें भी डरती थी, जो उस समय प्रेजेंट की सरकारें थी इससे बहुत डरती थी, क्योंकि ये एक ऐसा आदमी था जो हालत खराब करके रखा था, है ना। अब आता है जैसे हमारा दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। तो ये था अभी यूरोप में राष्ट्रवाद। भैया नीचे यार सभी लोग बता दो जल्दी से यार, ठीक है। वीडियो अपलोड किया हूँ मैं, कमेंट वमेंट देखता रहता हूँ, 1-2 दिन तो वीडियो को मैं देखता हूँ कि वीडियो में क्या जा रहा है, कमेंट कितना आ रहा है ना। बाद में भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि बाद में नहीं देखता हूँ, देखता हूँ मैं, सालों भर देखता हूँ, लेकिन 1-2 दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ करके कैसा लगा, है ना, जल्दी से कमेंट करो। अब यूरोप काट के भारत देखते हैं, भारत के अंदर क्या हुआ। तो भारत के अंदर भी बहुत बड़े बड़े खेल हुए हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बनते हैं देखो। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 से 1918 के बीच चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ, 1917 से 1918। ठीक है, फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं भारत के राष्ट्रवाद में असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब क्या होता है? जब भारत में राष्ट्रवाद हो रहा था तो लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दिया, यही है असहयोग आंदोलन। तो शहरी क्षेत्रों में आंदोलन के तहत छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, है ना, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, और शराब की दुकानों में पैकेटिंग की गई, है ना, शराब की दुकानें बंद कराई गई। जो टीचर्स थे, जो नौकरी, जो अंग्रेजों के लिए जो काम करते थे, उन सभी ने अपना क्या बोलते काम छोड़ दिया। वो सभी बोले अब हम काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अब हम काम नहीं करेंगे।
तो यही था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1921 में, जनवरी 1921 में, जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन किया गया। ठीक है, लेकिन ये असहयोग आंदोलन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। शहरी क्षेत्रों ने भी लोगों ने बढ़ा चढ़ा के काम किया इसमें, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम किया। ठीक है, फिर ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, है ना। खिलाफत आंदोलन भी शुरू होता है यहाँ से। और देखते हैं, अगर पूछा जाए भारत को आज़ादी कब प्राप्त हुई, तो 1947 बताना भैया। 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या होता है? जो तुर्की था, है ना, तुर्की के खलीफा, जो उस वक्त के मुसलमानों के धर्मगुरु हुआ करते थे, तुर्की के जो खलीफा थे, उन पर कोई अड़चन आ गई थी, उन पर दिक्कत आ गई थी। तो क्या हुआ था, धर्मगुरु हुआ करते थे के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने अपमानजनक संधि की थी उन्हीं के खिलाफ, धर्मगुरु के खिलाफ, तुर्की का जो खलीफा था उसके खिलाफ, ब्रिटेन और फ्रांस ने, जिससे भारतीय मुसलमानों में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में मुंबई में खिलाफत आंदोलन की स्थापना हुई। कब? 1919 में मुंबई में किसकी स्थापना की? खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, ये डाटा है 1919। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो गांधी जी ने सन 1930, गांधी जी 1930 में साबरमती से दांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। गांधी जी कहां से कहां तक? साबरमती से दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा। ठीक है, साबरमती आश्रम से, गुजरात में पड़ता है ये, साबरमती आश्रम से दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा, और वहीं से बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है, एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि बताइए, भारत आने पर गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां पर दिया? तो भारत जब गांधी जी लौटे थे तो सबसे पहला उनका आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण में। ठीक है, बिहार के चंपारण में। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को कौन चला रहे थे? तो 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई मिलकर के इसको चला रहे थे। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, याद रखना, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो, बताओ, करो या मरो किसका था? तो ये था गांधी जी का। किसका था? गांधी जी का। अगर बोला जाए आपसे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा था? तो वो था सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? बताइए, अभी मैंने बताया यहीं पे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ो, इसके बाद, नमक कानून जब टूटा, इसी घटना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? बताइए, डेट क्या है? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ? कौन सा? पूना पैक्ट।
तो याद रखना, जो पूना पैक्ट था वो दो नेताओं के बीच में हुआ था। फर्स्ट गांधी जी एंड सेकेंड इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो जो पूना पैक्ट था, क्योंकि अंबेडकर जी थे वो अपने एक अलग उसकी मांग कर रहे थे। ठीक है, बोल रहे थे हमें एक अलग ही देश बनाना है, भारत में एक अलग पूरा देश ही बनाना है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जाति पाति की भावना थी। तो गांधी जी अनशन में बैठ गए थे, बोले नहीं मित्र, ऐसा नहीं हो सकता, और अगर अनशन में न बैठे होते तो आज देश हमारा और कई भागों में बटा होता, है ना। वो अपना एक पूरा अलग अपने कम्युनिटी के लोगों को लेकर के एक अलग देश ही बनाना चाहते थे। कौन? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बहुत पावर थे उनके पास। तो पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ? तो सबसे पहले गांधी जी और डी आर बी आर, है ना, भीम राव अंबेडकर। ठीक है, इन दोनों नेताओं के बीच में पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया? तो जो असहयोग आंदोलन था उसको गांधी जी ने 1920 में चलाया। ठीक है, जनवरी 1921, 1920 इसकी डेट है, कंफर्म इसे यही याद रखना। अगर 21 आता है 20 नहीं है तो उसको भी क्लिक कर देना। ठीक है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, इस घटना को कौन नहीं जानता है? दिल दहला देने वाली घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है ये? जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। और आपको पता है 14 अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले ये घटना हुई थी, है ना। जलियांवाला बाग, जनरल डायर गोली चलवा दिया था और वहां पर जितने भी लोग आए थे, वहां पर मेला लगता था, सब लोगों को मरवा डाला था। मिल जाए जनरल डायर तो उसके 80 टुकड़े काट के इसे फेंक दिए। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी ने नमक को ही इतना महत्व दिया, क्योंकि नमक का प्रयोग गरीब और अमीर दोनों लोग करते थे। नमक ही एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग गरीब और अमीर दोनों करते हैं, वही नमक खाते हैं। तो इसलिए गांधी जी ने देखा कि भैया अगर कोई चीज लूंगा, अमीर लोग मेरे से इंस्पायर होंगे, गरीब होगा ही नहीं, गरीब को भी लेना है, तो दोनों को उठाने के लिए उन्होंने नमक उठाया। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो याद रखना, भारत महात्मा गांधी 1915 को आ गए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? तो वो आए थे दक्षिण अफ्रीका से। गांधी कहाँ पर आए? भारत, 1915। अगर बोला जाए रॉलेट एक्ट क्या होता है, क्या बताओगे? रॉलेट एक्ट 1919 में चलाया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके बाद रॉलेट एक्ट लगाया गया। रॉलेट एक्ट क्या होता था कि शक के आधार पर गिरफ्तारी, 1919 में ही, इसके तुरंत बाद ही वहां पर रॉलेट एक्ट लगाया गया। ठीक है, शक के आधार पर गिरफ्तारी होती थी, शक के आधार पर गिरफ्तारी। देखते थे, शक खा जाते थे कि अच्छा ये है, इस पर है सिस्टम है, इसको पकड़ो, बंद करो, कूटो, बंद करते थे, कूटते देखो वहीं पे। तो रॉलेट एक्ट यही है कि 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों को किसी तरह के मुकदमा चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। कितने साल तक? 2 साल तक हो सकते हो, 2 साल तक बंद कर दिया, खत्म। एक आप लोग पत्रिका सुने होंगे, है ना, समाचार पत्र केसरी।
तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ? केसरी जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किसके द्वारा हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का संपादन हुआ। ठीक है, आपका प्रकाशन हुआ। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? जब सभी लोग अंग्रेजों का बहिष्कार करने लगे, काम नहीं करते थे, असहयोग करने लगे, फिर आपने देखा कि असहयोग आंदोलन वापस भी ले लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया। कब? 1922 में जो चौरी चौरा घटना कांड हुई है ना, चौरी चौरा घटना कांड, ठीक है, उसी घटना कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, है ना। क्या आप चौरी चौरा घटना कांड के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो मुझे? बताओ। चौरी चौरा घटना कांड बताओ। इसमें पुलिस वालों को जला दिया गया था, शायद यही था चौरी चौरा घटना कांड। मुझे एग्जैक्ट, भाई देखो मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, मैं गलत नहीं बता सकता। अगर आपको आ रहा हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चंपारण सत्याग्रह में क्या किया था? तो 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया। कौन? गांधी जी ने। वहाँ के किसानों और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। जो बागान नील की खेती के लिए लिए गए थे उन पर अत्याचार करते थे, जो लिया था सेठ, उनको मारता था, पीटता था, तो उसी को, उन्हीं लोगों को आज़ाद करवाने के लिए गांधी जी गए थे, सत्याग्रह आंदोलन किए चंपारण में। ठीक है, गांधी जी का नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। 2022-20 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, या फिर है नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो देखो, 31 जनवरी 1930, कब? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। क्या किया? वायसराय इरविन को एक पत्र लिखते हैं और इस पत्र में उन्होंने 11 उल्लेखों की मांग करते हैं, गांधी जी ही। ठीक है, इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। इन मांगों में जो था, समाज के सभी वर्गों को गांधी जी जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी डिमांड थी वो थी नमक में जो टैक्स लग रहा था, नमक में जो कानून था, कर था, उसको खत्म करना। ठीक है, और नमक का प्रयोग अमीर और गरीब दोनों करते थे, है ना। नमक का अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था। और महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था, है ना। ये कोई पत्र प्यार वाला पत्र नहीं था कि मैं बस प्यार से लिख दिया कि भैया इरविन मान जाओ। ये एक चेतावनी वाला पत्र था। ठीक है, उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। भैया डेट भी दे दिए कि अगर 11 मार्च तक नहीं माना गया ना तो गए तुम बेटा। इरविन झुकने को तैयार नहीं था। महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील तक का सफर किए। 24 दिन में पहुंच गए वो। ठीक है, गांधी जी जहां भी रुकते वहां हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे, है ना। और 224 किलोमीटर दूर की यात्रा भी थी ये, जहां रुकते वहां पे खूब लोग आ जाते, तो सब लोग भी गांधी जी के साथ जुड़ जाते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज्य का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया, ठीक है, कि लोग शांतिपूर्वक अंग्रेजों की अवज्ञा करें,
6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। ठीक है, समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना ये कानून का उल्लंघन था। गांधी जी ने इसका कानून को तोड़ दिया। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किए गए। ठीक है, उस समय जो नमक के जो कारखाने थे वो गवर्नमेंट ओन कर रही थी, उस पर खूब प्रदर्शन किया गया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। जब आंदोलन ये और तेजी से फैला तो जो विदेश से कपड़े भारत आ रहे थे उनका भी बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पैकेटिंग होने लगी। किसानों के लगान और चौकीदार कर चुकाने से इनकार कर दिए। किसान लगान भी देने से मना कर दिया और चौकीदार जो कर दे रहा था उसको भी इनकार कर दिया। बोले भाई अब ना दूंगा, चल निकल यहाँ से। अंग्रेज आते कर दे और भग कटे यहाँ से, निकल। निकल नहीं, मार के रासुका बना देंगे, है ना। गांवों में तैनात कर्मचारी जो थे वो इस्तीफा देने लगे कि भाई अंग्रेज कट लो चुपचाप। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। जो सरकार थी अब जो कर रहे थे खुराफात उनको गिरफ्तार करने लगी और सरकार ने दमन चक्र चलाया तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, जब सरकार दमनकारी हो जाती है ना, किसी को भी मारने लगे, किसी को भी, है ना, अपने उसमें से वो करने लगे, तो फिर गांधी जी का एक सबसे वो था कि शांतिपूर्ण ढंग से, है ना, अहिंसा, बिना हिंसा के वो आंदोलन करना चाहते थे, बिना किसी मार धाड़ के, बिना किसी डांट फटकार के। और उनकी वो बहुत बड़ी समझदारी थी क्योंकि हिंसात्मक रूप से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अहिंसा को अपनाइए आप लोग भी अपने जीवन में। थर्ड चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मिटा दें इसको। देखिए फिर भैया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे जो भी चीज़ें समझाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, वो कैसा लगा, समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिली हो या फिर मज़ा आया हो। कुछ लोग तो मेरी आवाज़ को सुनने के लिए भी आ जाते हैं, वीडियो को पूरा देख डालते हैं मैं कैसे भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अगर कुछ समझ आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब जो चैप्टर है वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो चलिए, भूमंडलीकृत विश्व में विश्व का बनना, ये चैप्टर को भी मैंने पढ़ाया है। और अगर आप इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जा करके चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है कि 1939 से 1945 के बीच कौन सी घटना हुई। 1939 से 1945 के बीच कौन सी घटना हुई, क्या कोई बता सकता है? अगर आप बता सकते हो ना तो सच में आपको मैं इनाम दूंगा, एक प्राइज़ दूंगा। और प्राइज़ इंस्टाग्राम में आपको मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इंस्टाग्राम की आईडी है बायोमन के नाम से, है ना। यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। एक रिंडर पेस्ट नामक एक बीमारी थी, है ना, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में, है ना, एक बीमारी फैली रिंडर पेस्ट, जिससे सभी मवेशी वगैरह प्रभावित हो गए थे, है ना, मर गए थे। तो रिंडर पेस्ट जो थी वो मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी थी। ये कब फैली? तो ये 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैली। क्या होता है कि मवेशी में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी में लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि अफ्रीका के जो लोग थे उस समय वो मवेशियों पर ही डिपेंड थे, है ना। जैसे आज आप देखते होंगे कोई गांव है, जैसे पंजाब है, पंजाब के कुछ ऐसे गांव हैं जो दूध पर ही डिपेंड है। दूध, कुछ ऐसे घर हैं जो सुबह सुबह भैंसों को चारा खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, शाम को बेचते हैं, पैसा आता है, उसी से खाते पीते हैं, है ना।
तो इसी तरह अफ्रीका के लोग भी मवेशियों पर आश्रित थे, और जब रिंडरपेस्ट फैला, मवेशी खराब हुए, तब दिक्कत हो गई उनको। अफ्रीका में सर्वप्रथम 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई देने वाली यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से लाए गए जानवरों से यहाँ पहुंची, है ना। जो ब्रिटिश आधिपत्य वाले जो एशियाई देश हैं वहीं से यहाँ पर पहुंच गई थी अफ्रीका के अंदर, ठीक है। इन जानवरों को उस समय पूर्वी अफ्रीका के एरिस्ट्रिया पर हमला कर रहे इतावली सैनिक के भोजन के लिए लाया गया था, है ना। ये देखना, जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर जो हमला कर रहे थे, ठीक है, कौन, इतावली सैनिक, उनके लिए इन जानवरों को खाने के लिए लाया गया था। ये सैनिक उस जानवरों को खा रहे थे, लेकिन ये एक बीमारी अफ्रीका के मवेशियों में फैल गई, ठीक है, तो इनका और आसान हो गया। यह बीमारी 1892 में अफ्रीका के अटलांटिक तट पर, ठीक है, 1892 में अफ्रीका के अटलांटिक तट पर, और 5 साल बाद यह केप तक पहुंच गई, है ना, मतलब दक्षिणी हिस्सा तक, अफ्रीका के केप तक पहुंच गई। इस बीमारी ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत के नींद सुला दिया। 90% मवेशी को मौत के नींद, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अगर पूछे यहां से, तो देखो ये जो बताया मैंने, ये जो था ये द्वितीय विश्व युद्ध था, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध किस किस देशों के बीच में हुआ था? कौन कौन से देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल थे? क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो हमेशा याद रखना, न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों में मानचित्र पर लकीर खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया गया? मानचित्र पर ही लकीर खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा किया? तो वो अफ्रीका महाद्वीप का। अगर मानचित्र पर लकीर खींचकर बंटवारा की बात आए, किस पर? मानचित्र पर लकीर खींचकर बंटवारा, तो टिक करना अफ्रीका। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी, है ना, क्या है? कैनाल, ही है ना। हाँ, कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? कैनाल कॉलोनी। तो गेहूं गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गेहूं और कपास की खेती। तो गेहूं और कपास की खेती के लिए ज़मीन को उपजाऊ बनाकर जो कैनाल कॉलोनी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी पंजाब में। कहाँ में? कहाँ पे? पंजाब में, है ना। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, बताइए। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ, ठीक है, तो 1929 में महामंदी का प्रारंभ हो गया था, है ना। महामंदी आ गई थी 1929 में। 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से सबसे धनी देश माने जाते थे? ठीक है, याद रखना, 18वीं शताब्दी तक संसार में दो ही धनी देश थे, एक चीन और दूसरा भारत। 18वीं शताब्दी तक चीन और भारत को सबसे धनी देश माना जाता था। और आपको पता ही है कि भारत को तो भैया सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, है ना, और अभी भी कहा जाता है ना। यहाँ पे देखे हो आप, जैसे वो कोलार गोल्ड फील्ड जो है, जो केजीएफ मूवी आई, आप उसमें देखेंगे नहीं, पूरी एक यहाँ पे फील्ड ही थी, सोना निकलता था, है ना। तो 18वीं शताब्दी तक चीन और भारत को सबसे अमीर देश माना जाता, सबसे धनी देश थे ये। और ये इतने ज़्यादा धनी हुए कि फिर इनका पता भी नहीं चला कहाँ चले गए। हाँ, हाँ,
पता है? 1:40 होने वाले हैं, रात के 1 बज रहे हैं। हाँ, मेरे को लग रहा है नींद आ रही है मेरे को थोड़ा थोड़ा। भैया और है, आओ देखते हैं। देखो, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली जिससे 90% मवेशी मर गए। क्यों फैली? क्योंकि यहाँ पर जो इतावली सैनिक आए थे लड़ाई करने के लिए, उनके भोजन के लिए जो मवेशी लाई गए थे उसी से फैल गई, है ना। अनुबंध व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता था अनुबंध व्यवस्था को। ठीक है। रेशम मार्ग जानते हो क्या है? 1914 से 1919 के बीच क्या हुआ? है ना, 1914 से 1919 के बीच क्या हुआ? तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से शुरू हुआ, 1919 के बीच चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? तो वो 1939 से 1945 के बीच चला। ये डाटा मेरे दोस्त याद रखना, ठीक है। वृहद उत्पादन पद्धति, है ना, असेंबली लाइन व्यवस्था, वृहद उत्पादन पद्धति। क्वेश्चन ऐसे देखना, इसको हेनरी फोर्ड ने लगाया था। ठीक है। क्या है कि युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता ने वृहद उत्पादन पद्धति का योगदान दिया? तो वो थे हेनरी फोर्ड। ठीक है। वृहद उत्पादन पद्धति क्या होता है? असेंबली लाइन व्यवस्था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब औद्योगिकीकरण हुआ, तो सभी चीजें सिस्टमैटिक होने लगी, है ना। सभी चीजें नाप तौल से सिस्टमैटिक होने लगी। अगर कार बन रही है, उसका बुल्ट बना रहा है कोई, या फिर उसका टायर फिट हो रहा है, या फिर उसकी स्टीयरिंग सेट हो रही है, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक, कोई भी वहां पे अंदाजे से काम नहीं होता है। तनिक भी अगर अंदाजा किसी ने लगाया तो पता लगे स्टीयरिंग ऐसे घूम गई, है ना। पता लगे गाड़ी तुम चला रहे हो आगे, रास्ते में खुल के टूट के गिर गई। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सभी चीजें सिस्टमैटिक हुई, और जब चीजें सिस्टमैटिक होती हैं तब एक रेवोल्यूशन आता है। इसलिए क्या आप सोचे हो कि आप जो काम करते हो रेगुलर, डे बाय डे, क्या वो डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक है? क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या अभी आप सिस्टमैटिक तरीके से बैठे हो? क्या आप सही तरीके से वीडियो को देख रहे हो? क्या आप सही तरीके से समझ पा रहे हो चीजों को? तो देखो, हेनरी फोर्ड ने जब वृहद उत्पादन पद्धति को अपनाया तो सारी चीजें उन्होंने सिस्टमैटिक किया। सिस्टमैटिक में क्या किया? तो सिस्टमैटिक में जैसे हेनरी फोर्ड ने किया कि एक मजदूर यहां पे बैठा है, उसके पास चल के आ जाएगी गाड़ी, बस उसको टायर फिट करना होगा। तो मजदूर टायर उठाएगा, फिट करेगा, टायर उठाएगा, फिट करेगा, टायर उठाएगा, फिट करेगा, टायर उठाएगा, फिट करेगा। कोई है हैंडल लगाने वाला, तो हैंडल उठाएगा, लगा देगा, हैंडल उठाएगा, लगा देगा। इससे क्या होगा? इससे कम समय में बहुत उत्पादन हो जाएगा। अगर एक ही मजदूर सब काम करेगा, वो अभी इधर टायर सेट किया, फिर उधर गया हैंडल लगाया, फिर थोड़ी देर बाद घूम के आया गेट लगाया, है ना, फिर और कुछ लगाया, फिर लाइट लगाया, तो ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए किया गया कि भैया तू टायर लगा, टायर लगाया, तू लाइट लगा, लाइट लगाया, तू हैंडल लगा, हैंडल लगा, तू शीशा लगा, शीशा लगाया, तू गेट लगा, गेट लगाया। वो गेट ही गेट लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो ये एक वृहद उत्पादन पद्धति हुई, है ना। इसको बोलते हैं असेंबली लाइन व्यवस्था। इसको सबसे पहले हेनरी फोर्ड लगाए थे, है ना। तो अगर देखो सिस्टमैटिक की बात की जाए तो आप जब तक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन नहीं रहोगे तब तक आपके कामयाबी के चांसेस, तब तक आपके जीवन में सफलता के चांसेस कम रहेंगे। इसलिए अपनी लाइफ को पूरा सिस्टमैटिक और वेल डिसिप्लिन्ड कर लो, बहुत आगे जाओगे।
है ना। कामयाबी तुम्हारे कदम तभी चूमेगी, ऐसे नहीं चूमेगी, याद रखना, है ना। रेशम मार्ग के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो रेशम मार्ग 15वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। कब? 15वीं शताब्दी में। तो देखो, रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के विशाल भागों को परस्पर जोड़ने के साथ ही यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में जा मिलता था। रेशम मार्ग क्या था कि एशिया के विशाल भागों को तो आपस में जोड़ता ही था, उसके साथ साथ यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जा मिलता था। यह मार्ग ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में आ चुका था। लगभग 15वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में था। कब? 15वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में था। इस मार्ग से अधिकांश रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहते थे। ठीक है, इस मार्ग से किसका व्यापार होता था? तो अधिकांश इसमें रेशम का ही व्यापार होता था, इसलिए इसे हम लोग रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं, है ना, सिल्क मार्ग। अब देखो, महामंदी के कारणों की व्याख्या और महामंदी देखते हैं क्या है। 1929 की आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, है ना, 1929 में। इस महामंदी के मुख्य कारण थे, समझते हैं क्या थे। पहला, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन के बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था, है ना। ब्रिटेन पे क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो ब्रिटेन पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था। ठीक है, 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया था कि उसका कोई खरीदार ही नहीं था। महामंदी आने का एक कारण ये था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे सामान बना, बहुत सामान बन गया, बहुत, अब वो रखा है, बिक ही नहीं रहा है, इससे मंदी आ गई, है ना। ये एक छोटा सा कारण है। दूसरा कारण क्या है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी, है ना। अब कृषि क्षेत्र में खूब गेहूं उत्पादित हो रहा है, खूब चावल उत्पादित हो रहा है, कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो इनकी कीमतों में गिरावट आई। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन शुरू कर दिया। अब किसान भी, उसकी कम आय थी, और अगर कोई ज़्यादा पौधा वो वाला होगा तो किसान उसको लगाएगा, अधिक उत्पादन करेगा, है ना। अधिक उत्पादन शुरू कर दिया और इससे कीमतें और गिरने लगी। खरीदारों के अभाव के कारण कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी, है ना। जो कृषि से जो चीज़ें बन रही थी वो पड़े पड़े वहीं पे सड़ने लगी, है ना। फिर थर्ड कारण क्या था कि संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे, है ना। संकट से जो पहले थे, बहुत से देश अमेरिका से कर्जा लेकर के अपनी सरकार या अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था, है ना। किससे? विदेशों में जो अमेरिका कर्ज था वो $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया। ठीक है, जो देश अमेरिका कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। जो देश थे सोचते थे कि अमेरिका कर्जा दे देगा, उनके सामने गहरा संकट आ गया। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, याद रखना। जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो, यदि सफलता पानी है ना, तो किसी दूसरे के ऊपर कभी भी डिपेंड मत होना कि उसकी वजह से ये हो जाएगा। किसी की वजह से तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। तुम्हें परिवर्तन खुद लाने होंगे, उसके लिए तुम्हें एफर्ट्स करने होंगे, तुम्हें मेहनत करना होगा। अब बोलने से सब कुछ नहीं होता है, उसको एक्शन, उस पर कार्य किया जाता है, उसको समझा जाता है, और उस प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाता है कि आप इतने दिन में कितना बदलें, आपके पास क्या क्या नॉलेज है, आप क्या कर पा रहे हैं, क्या आप 24/7 काम करने के लिए तैयार हैं, क्या आप कर पा रहे हैं, कितनी आपकी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है कि यूरोप के कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, है ना। बड़े बड़े बैंक, जब पैसा नहीं तो सब धराशायी हो ही जाएंगे।
और कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुना सीमा शुल्क वसूलने लगी, है ना। अब इसी के कारण भारत से अमेरिका को जाना, वो उसको हटना पड़ा यहाँ से, क्योंकि जब महामंदी आई, महामंदी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो जो अंग्रेज थे वो भारत के लोगों पर कर वर लगा रहे थे, वो परेशान करते थे उनको। तो फिर सब लोग कहें ले अब तुम परेशान कर ही लो, तुम ही लोग यहाँ से निकल जाओ, कट लो, है ना। तो तभी ये सब आज़ादी वाज़ादी का सीन चालू हुआ। अमेरिका के शेयर बाजार में शेयर की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहाँ लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया, है ना। क्या निकल गया भाई? तो लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया, खत्म हो गए, है ना। उनको लोग टाटा और बाय बाय बोल दिए कि भैया अब तुम यहाँ से निकलो। तो ये थे आपके यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद और भूमंडलीकृत विश्व का बनना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देख करके आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत ढेर सारी नॉलेज मिली होगी, कुछ अच्छी नॉलेज भी मिली होगी, कुछ आप सुनकर भी नज़रअंदाज कर दिए होंगे, कुछ आप समझ ना पाए होंगे। तो यदि कुछ और समझना चाहते हो तो वीडियो को फिर से देख लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जा करके वहाँ पर और भी वीडियोस है, जा करके आप अच्छे तरीके से देख सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।